प्रोग्राम बदे मुकाबिल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर गद्दारी की साजिश समेत संगीन इल्जामात। तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड्स का मारा गया। नैब हरकत में आ गया। तहकीकात के लिए शेख रशीद समेत साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आधी से ज्यादा काबीना को नोटिस जारी। इसके अलावा बात करेंगे 5वीं पार्लिमानी साल के आगाज पर सदर पाकिस्तान का मुश्तरका इजलास में खाली कुर्सियों से घंटा भर खिताब। पीटीआई, एमएनएज और सेनेटर्स का अपने ही सदर के खिताब का बॉयकॉट। गुज़श्ता 3 बरसों में ऐवान सदर पर 1 अरब 70 करोड़ रुपए के अखराजात का भी सेनेट में इंकशाफ। सदर आरिफ अलवी ने रवां साल को इलेक्शन का साल करार दे दिया। इसके अलावा बात करेंगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तहरीक इंसाफ के 10 अरकान के इस्तीफे मंसूर किए जाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सिर्फ सियासत चमकाने के लिए दरखास्त पर हुक्म जारी नहीं कर सकते चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला। और इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ताहयात नाअहली के कानून के हवाले से अहम रिमार्क्स। इतना आसान नहीं जिंदगी भर के लिए किसी को नाअहल कर दिया जाए। ताहयात नाअहली असखुद नहीं होती बल्कि ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। हमारे साथ मौजूद है इस सेगमेंट में बात करने के लिए रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर साहब। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। क्लास साहब, बहुत सारी अहम बातें इनसे बात करने के लिए, और आप सवाल करेंगे या मैं आवाज करूं? चलें पूछें, आप पूछें इनसे जुबैर साहब। अच्छा जुबैर साहब, ये बताइएगा कि बहुत सारी खबरें हैं लेकिन एक जो इस वक्त मंजरनामा बनता हुआ नजर आया है उसमें सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त मरियम नवाज भी लंदन में मौजूद हैं। नवाज शरीफ पहले से ही लंदन में मौजूद हैं और इसके अलावा बहुत सी खबरें हैं कि और भी कुछ अहम लोग वहां पर मौजूद हैं। क्या होने जा रहा है और लंदन में कोई अहम फैसले, अहम मुलाकातें, कोई अहम पेशरफ्त आप देख रहे हैं? ये तो उस लिहाज से तो मरियम नवाज का एक लॉन्ग ओवरड्यू बनता था। 2018 जुलाई 12 को वहां से चली थी और 13 तारीख को यहाँ पहुंची थी जब उनको उस केस में ज़ाहिरा मियां नवाज शरीफ के साथ एक सजा हुई थी और वो जेल गई थी। तो उसके बाद से वो जा नहीं सकी थी। तकरीबन 3 साल पहले मियां नवाज शरीफ यहाँ से गए थे लंदन 2019 नवंबर या दिसंबर में, और फिर उनके अपने भाई भी 4 साल हो चुके थे मरियम को मिले हुए। तो एक नेचुरल सी बात है, पासपोर्ट मिलेगा तो मैं और आप भी हो, कोई भी हो, तो लंदन तो जाएगा अपने वालिद साहब से मिलने, अपने भाइयों से मिलने और दूसरे लोगों से मिलने। तो वो आई थिंक इट वाज लॉन्ग ओवरड्यू। उन्होंने बड़ी सेक्रीफाइस की कि सियासत की उस मुश्किल वक्त में जब ज़ाहिर वालदा का उस दौरान इंतकाल हुआ तो सारी मेरा ख्याल एक होता है कि मेरा ख्याल फैमिली रियूनियन आप एक लिहाज से कह सकते हैं। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में सियासत तो हो रही है और काफ़ी पिछले चंद माह में चेंजेस भी आए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं और आइंदा इलेक्शन भी होने हैं, 1 साल के बाद इलेक्शन होने तकरीबन। तो उस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सियासत और क्या करना है, क्या प्लानिंग करनी है और हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से जो भी इश्यूज थे, कुछ चेंजेस हुई हैं। डार साहब यहाँ आ गए हैं मिफ्ता इस्माइल की जगह, तो जाहिर है पहले तो वो अपनी फैमिली के हवाले से मुलाकात करेंगे और फिर सियासत भी होगी। अच्छा सर जुबैर भाई, आपको याद होगा बहुत सारी आप खबरों में आए थे, यू हैड द हेडलाइंस, आपको याद होगा सर। आपकी मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा साहब से और उस वक्त के DGISI थे जनरल फैज़। आपकी 7-8 घंटे से 2 दफ़ा उनसे मुलाकातें हुई थी और यही खबरें आई थी बाद में कि आप उन मरियम नवाज साहबा के लिए आप रिलीफ लेने गए थे या लेवल प्लेइंग फील्ड की आपने बात की थी। जी मैंने कहा थी आप लोग मरियम के क्यों खिलाफ हैं और मरियम को क्यों टारगेट किया जा रहा है। ऐसा क्या हुआ है 3 सालों में अब आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया? जो एफर्ट्स आपने 3-4 साल पहले शुरू की थी उनका रिजल्ट अब जाकर निकला है सर। आर यू सेटिस्फाइड? एक तो मैं सितंबर 2 साल पहले मिला था, अगस्त सितंबर 2020 को मिला था। राइट सर। और ये कुछ चंद हफ्ते पहले था, PDM के वजूद में आने से पहले था। और बिल्कुल मैंने उस वक्त भी यही कहा था। एक तो मैंने बिल्कुल वादे किया था कि मैं कोई रिलीफ नहीं लेने आया, बट जब आप ये कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, तो आपको क्लासरा साहब पाकिस्तान की तारीख का पता है कि पाकिस्तान में
एक वक्त आता है कि सब कुछ ऐसे लगता है कि वो सब पकड़ दकड़ हो क्यों रही थी, फिर किसी और की बारी आ जाती है, फिर ये साइकिल चलता रहता है और उससे नुकसान पाकिस्तान ही को होता है। बहुत से बेनजीर को ये कह दिया था, एक तो पहले भुट्टो साहब को टांग दिया, फिर उसके बाद बेनजीर के हवाले से कहा कि वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, 8 साल के बाद वो भी एक्सेप्टेबल होगी। उससे नुकसान बेनजीर का जो भी हुआ कि जी वो इतने साल तक विल्डरनेस में रही, उसमें एक्साइल भी शामिल था काफी साल, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान हुआ ना, वो सारा प्रोसेस फिर दोबारा से रिपीट होना शुरू होता है। तो मेरा जो बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू भी यही था, चाहे वो मुजीबुर रहमान हो, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो 2000 में जब उनको एग्जाइल पे भेजा था कि जी वो जनरल मुशर्रफ ने भी कहा था कि वो दे आर हिस्ट्री, बेनजीर और नवाज शरीफ आर हिस्ट्री, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का कोई रोल नहीं होगा पाकिस्तान की सियासत में, बट वो चलता नहीं है। तो जाहिर सी बात है आपने उसके बाद देखा भी कि ये मैं ये नहीं कह रहा कि उस मेरी वजह से कोई चीज कोई आसानी पैदा हो गई थी, लेकिन जाहिर है ये एक उस हवाले से इम्पोर्टेंस के एक इंटेलेक्चुअल डिबेट होना और कन्विंस करने की कोशिश करना। और मैं जब निकला था तो मैं यही समझ के निकला था कि मैंने काफी हद तक उनको उस तरह से मुतमईन कर दिया, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है ठीक होते होते भी टाइम लग जाता है। अगर कोई चाहे भी कि इसको ठीक करना है, क्योंकि कोर्ट के इतने केसेस ऐसे होते हैं कि गले का फंदा होता है और उसको ठीक होना इतना जुबैर आसान नहीं भाई, होता। मुझे याद पड़ता है पहली आपकी मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा साहब से हुई थी, और आपने ये इश्यूज जो बता रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड वाले में, क्यों मरियम को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है, आपने उनसे डिस्कशंस की थी। तो उस पर अगेन हो सकता है कि उनके पास पूरी शायद उस वक्त अपडेट ना हो, तो उन्होंने कहा था चलें ठीक है, उस वक्त के डीजी जनरल फैज साहब को बुला लेते हैं, फिर उनके साथ मुलाकात हुई। सो ये सारी कार्रवाइयाँ जो हो रही थी, आपका ख्याल है ये इस साइड पे हो रही थी जिसमें जनरल फैज साहब को बुलाया गया और फिर आपकी उनके साथ एक लंबी तवील एक नशिस्त हुई थी? नहीं, वो देखे वो जाहिर है पहली मुलाकात शायद कंक्लूसिव उस तरह से नहीं थी। फिर उसके बाद उसके कुछ 10 दिन के बाद दूसरी मुलाकात हुई, लेकिन एक जो मेरा ख्याल है नुक्ता था कि आपको पता है कि उस वक्त एक हाइब्रिड रजीम था, और ये हाइब्रिड रजीम का तो हम कहते ही कहते थे, लेकिन खुद इमरान खान ने उसके ऑफिस से निकलने के बाद उन्होंने इतनी दफा जिक्र किया, इस हद तक भी जिक्र किया कि जी हमें पार्लियामेंट में वोट लेने के लिए एजेंसीज की मदद हासिल करनी पड़ती थी। तो हमें तो शक था ही था। हम ये कह रहे थे कि इमरान खान इज नॉट द सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान, और इमरान खान को हम ये नहीं कह रहे कि आप उसको खुदे लाइन लगा दें, लेकिन अगर आपने इमरान खान को इतना ज्यादा सहारा देना है तो एक 2018 में जो भी हुआ, 2017 में डिस्क्वालिफिकेशन हुई, और खास तौर पर मरियम नवाज के हवाले से, मरियम नवाज ने कभी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया था, मरियम नवाज ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा था, मरियम नवाज को 8 साल की सजा नहीं सर, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के यूथ प्रोग्राम तो चलाती थी, आपको पता होगा, मीडिया सेल जो था वो आप भी उसका आप भी हिस्सा थे, बैठते थे, तो वो तो सारी बात अगर अनऑफिशियली तौर पर तो मरियम साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस चला रही थी सर। नहीं, एक तो यूथ प्रोग्राम का मैं बता दूं, यूथ प्रोग्राम पर बिल्कुल चला रही थी वो, जो भी उनकी पोजीशन थी उसको हेड कर रही थी, और पीटीआई शायद कोर्ट में गई थी और कोर्ट ने रूल किया था कि जी, और उसके बाद उन्होंने रिजाइन दे दिया था। उसके बाद जो था अनऑफिशियली एक या ऑफिशियली जो भी कह रहे हैं, एक हर पॉलिटिकल पार्टी, जिस तरह पीटीआई जब हुकूमत पे थी तो उनके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्पोक्स पर्सन से मुलाकात नहीं करते थे, जो टीवी पर भी आता था कि 20-25 स्पोक्स पर्सन बैठे होते थे। उसकी सिंपल सी वजह ये होती है कि आप रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन हो, आपको अपना सोशल मीडिया, अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के हवाले से आपको स्ट्रेटेजाइजिंग करनी पड़ती है। तो वो हम हुकूमत से हट के जो लोग थे ज्यादातर, फिर बाद में ज्यादातर वजीर भी बन गए थे, तो मरियम नवाज उस रोल में, और उसमें वो मरियम नवाज वाज नॉट द चेयरपर्सन, मतलब उसमें कोई ये तो नहीं था कि मरियम नवाज को चेयरपर्सन है, उसमें मुसद्दिक मलिक भी थे, दानियाल अजीज भी थे, मैं भी था, मरियम औरंगजेब थी, तलाल चौधरी थे, और 2-3 और लोग थे। आबिद शेर अली साहब भी थे? नहीं, आबिद शेर अली नहीं थे, आबिद शेर अली नहीं थे। वैसे वो लोग, वो इतना वो फेमस हो गया था कि वहां लोग
वैसे ये नहीं था कि किसी और भी मिनिस्टर्स आ जाते थे कभी कभार, पर रेगुलर मेंबर्स अच्छा, आपके बारे में मुझे याद है मोहम्मद मालिक साहब ने कहा था, मैं कोट करके कह देता हूँ, वो कहते वहद मोहम्मद ज़ुबैर साहब थे उस पूरे वो जो कबीना थी मरियम नवाज साहिबा की, जो खुल कर अपनी राय देते थे, खुशामद नहीं करते थे और कोई उनको प्लीज़ करने के कोई तरीके नहीं ढूंढते थे। ही यूज टू कॉल स्पैड स्पैड, जो सीधी बात है वो कर देते थे। तो ये बात उनकी मुझे याद है, उन्होंने आपके हवाले से एक बड़ी सिंपल सी वजह है खलासा साहब जी। उसकी वजह क्या है? देखिए ना, मैं 2012 में जब पार्टी में गया था तो मैं ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूंसी लेके गया था कि 4-5 नेशनल असेंबली की या प्रोविंशियल असेंबली की सीटें मेरे साथ है, मैं कोई ग्रुप लेके जा रहा हूँ, ना ही मैं कोई पैसे लेके गया था। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। तो मेरे पास तो एक ही चीज थी जो मेरा बैकग्राउंड था, एजुकेशन या इंटेलेक्ट था। अगर उसका मैं इजहार भी ना करूं तो फिर मतलब मैं क्यों वहां मुझे पोजीशन, क्योंकि मालिक के बकौल बाकी जितने लोग थे, मैं अब किसी का नाम नहीं लेता, बात हो गई तो वो मुकाबला होता था कि मरियम नवाज साहिबा को वही बात की जाए जो वो सुनना चाहती हैं, उनके मिजाज से मूड से हटकर वो भी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। यू आर द ओनली वन के जो उनको ऐसी बात कह देते थे। खलासा साहब बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि ये इसमें पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा हमारे अपने कंट्री का कल्चर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने मल्टीनेशनल में भी काम किया, मल्टीनेशनल, अमेरिकन मल्टीनेशनल, उसमें भी यहाँ पाकिस्तान में आके हमें एक थोड़ा सा डिफरेंट माहौल लगता था। जब हम यूरोप में काम करते थे डिफरेंट होता था। यहाँ ऐसे ही है कि सबॉर्डिनेट बन के आप बोलते हुए थोड़ा सा डरते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आप किसी के साथ उसी वक्त इंसाफ कर सकते हैं अगर आपको किसी ने कोई अहम पोजीशन दी है, जब आप खुल के राय दे। राय देने का मतलब ये नहीं होता कि हर दफा आप ही की बात चलेगी, लेकिन एक डिबेट तो होनी चाहिए, किसी टॉपिक पर भी डिबेट होनी चाहिए। अगर डिबेट ही नहीं होगी तो फिर कैसे आप हर चीज का हल कैसे निकलेगा? ऊपर से किसी ने बता दिया तो एक खबर सामने आई थी जुबैर भाई, वो अब बात चल पड़ी थी क्योंकि मरियम नवाज से रिलेटेड ही बहस हो रही है आजकल मोस्टली ज़्यादा, कि ये भी था कि मरियम नवाज साहिबा जो है शाम के जो ये टॉक शोज़ होने होते थे उस पर साफ डिस्कशन होती थी, कल रात क्या हुआ, आज क्या करेंगे, और जो इसमें बैठ के वज़ीर या जो उनकी अपनी कैबिनेट के इस तरह के अनऑफिशियल लोग थे जो शाम को अपने अपोनेंट्स को, पर्टिकुलरली पीपल्स पार्टी या यहाँ पे इमरान खान साहब की पार्टी को, लोगों को ज़्यादा रगड़ा देता था, तो वहाँ सुबह नाश्ते की टेबल पे ये तमाम लोग बैठे तो उसके लिए तालियां बजवाई जाती थी। सर ये खबर भी आई थी सामने। आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं। मैं विद फुल अथॉरिटी कह रहा हूँ कि तालियां एक, जैसे आप के हाँ अगर कोई आप आए और आप समझें कि उसने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया और आप कहेंगे जी जबरदस्त आपने किया था, तो वो जबरदस्त, लेकिन इस बात पर नहीं कि किसी का रगड़ा लगा दिया या क्या कर दिया। नहीं, कोई तालियां वालियां नहीं बजती थी, तारीफ भी होती थी। और थोड़ा सा दोबारा उधर ही चलते हैं, वो बड़ी अहम बात आप उस वक्त कह रहे थे इस साइड पे आगे। बहरहाल तो जब आपने अपनी उनको बताई थी, ऑब्जर्वेशंस बताई थी कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रहा था, तो जनरल फैज साहब की क्या, उसे 7 घंटे बड़ा टाइम होता है सर, एटलीस्ट मतलब लंच हुआ, फिर सारी बातचीत हुई थी, तो उनकी क्या एप्रीहेंशन थी? क्योंकि फौरी तौर पर तो हमें कोई रिलीफ मिलता नज़र नहीं आया, बल्कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब की सख्त हमने देखा, उनकी तकरीरें आई, मरियम साहिबा का उनका ट्विटर खामोश था, वो यकदम फिर दोबारा एक्टिव हुआ जब वहाँ से रिलीफ नहीं मिला। सो आपकी उनका कोई, क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं मैं वहाँ से मुतमिन हो के आया कि शायद मैं उनको कन्विंस करने में कामयाब हुआ हूँ, लेकिन बाद में हमने देखा कि वो तो 2-3 साल बाद रिजल्ट तो निकला है, वो शायद कुछ और फैक्टर हूँ। उस वक्त तो वो सारे टारगेट कर रहे थे कि मरियम साहिबा का ट्विटर है या उनकी गुफ्तगू जो है वो उनको हट कर रही है, तो उस पर उनका जर्नल्स का क्या मतलब, उनकी क्या एप्रीहेंशन थी सर? देखिए ना, एक तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था मरियम नवाज के हवाले से कि मरियम नवाज हैज द राइट टू डू पॉलिटिक्स। ये एक बेसिक, चाहे मरियम नवाज हो या कोई और हो, उनका एक राइट है कि वो पॉलिटिक्स करे। दूसरी चीज ये है कि वो ऑलरेडी उस वक्त 2 दफा जेल में जा चुकी थी। और तीसरी बात ये थी कि जी वो कतई नजर कि जी वो मियां नवाज शरीफ की बेटी हैं या जो भी हैं, उनको आपने ब्लैकआउट किया, मतलब उस वक्त उनका ब्लैकआउट था ना, टिकट भी नहीं चल सकता था टीवी पर। और 2019 में, उससे 1 साल पहले की बात है कि जब उन्होंने शुरू किया था पंजाब के दौरे करने का, और मैं उनके साथ ही होता था, पाकपतन गए, फैसलाबाद गए, कोट मोमिन गए, सरगोदा गई और 2-3 और जगह गई, तो वहाँ ऐसा माहौल होता था कि आप यकीन करें कि फैसलाबाद वाज द फर्स्ट टाइम 2019 जून में हम जब गए हैं
तो बैनर्स भी फाड़ दिए जाते थे, और जो लोकल लीडरशिप दलाल चौधरी वगैरह उनके घर छापे पड़ते थे तो वो अंडरग्राउंड चले जाते थे, तो हमें पहले जाना पड़ता था कि जी ये ताकि कुछ ना कुछ किया। तो इतना माहौल सख्त था, इतना माहौल सख्त था, और टीवी कवर नहीं कर सकता था, ना कोई बैनर्स लगाए जा सकते थे। तो क्वेश्चन ये था कि यार उस मरियम नवाज ने किया कि, और उसके थोड़े दिन बाद फिर दोबारा अरेस्ट हो गया था जब कश्मीर जाना था। 5 अगस्त का जो एक्शन लिया था 2019 इंडिया ने, तो हमने फैसला अभी लगता है कि मरियम नवाज इज स्टिल कैरिंग द ग्रज अगेंस्ट जनरल फैज। उन्होंने 1-2 दिन पहले आपने सुना होगा, उन्होंने बड़े सख्त कहा कि लाडले हैं, साउथ पंजाब से हैं, मतलब शी वाज रिफरिंग, वो ऑब्वियस था। तो अभी तक मरियम नवाज साहब तो अब अपनी कोई बात छुपाती नहीं है, उन्होंने कोई नहीं छुपाया, वो तो बड़ा क्लियरली उन्होंने इंडिकेशन लिया, नाम लिया कि जनाब के वो लाडले हैं, वही सारा कुछ कर रहे हैं। आप भी समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है अगेन वही साहब जो हैं जिनके बारे में मरियम कह रही हैं बहावलपुर में हैं, बला बला चीज़ें हैं, वही कर रहे हैं? आपका ख्याल है? उनकी अंडरस्टैंडिंग तो यही है। मैं इस पर नहीं कमेंट करूंगा खलासा साहब, मेरा ख्याल है वो जितना मरियम ने कहना था वो कह दिया। अच्छा, दूसरा हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब हैं, वो एक पर्टिकुलर जनरल साहब क्या वो नहीं चाहते कि वो चीफ बने। ऑब्वियस है उनके बारे में आ रहा है कि वो किसी एक पर्टिकुलर जनरल साहब से खौफजदा हैं कि उन्होंने शायद कोई इनको जाके बताया था फैमिली रिलेटेड कि आपकी फैमिली में ये इश्यूज़ हैं, वो सारी टेप वगैरह हमने सुन ली। मरियम साहब हैं तो वो बहावलपुर वाले साहब से खौफजदा हैं। तो ये कब से होने लगा है कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो हैं उन्होंने मतलब है वो जिनको अपॉइंट इन्होंने करना है उनसे वो खौफजदा हैं, एक से खौफजदा है, दूसरा दूसरे से खौफजदा है। लेकिन अभी बड़ा अच्छा बयान आया था, कल शायद बयान आया था कि फौज ने फैसला किया है कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो। इसका मतलब जाहिर सी बात ये तो है कि वो इन्वॉल्व थे, और हमारा जो लड़ाई थी वो थी इसलिए कि जी फौज जो है सियासी फैसले में ना शामिल हो, और उसकी वजह से फिर जाहिर है कोई कंट्रोवर्शियल भी बनता है। ये तो नहीं हो सकता कि आप इन्वॉल्व भी होंगे और कंट्रोवर्सी भी नहीं होगी। तो आप अयूब खान का दौर से लेके याया खान के दौर में और जिया और मुशर्रफ के दौर में जब भी देख लें तो वो हमेशा अगर फौज सियासी अखाड़े में आती है तो फिर वो किसी के लिए पसंदीदा होती है, किसी के लिए नहीं होती। जैसे जनरल मुशर्रफ थे, जैसे उनके जमाने में बहुत से जनरल्स थे जो कंट्रोवर्शियल हुए और कोई एक साइड उनको पसंद करती थी, वो दूसरी साइड नहीं पसंद करती थी। तो इसका हल तो यही है कि जी आप बिल्कुल विड्रॉ करें। जो इमरान खान ने शुरू किया ना उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने, हालांकि देखे ना आप सर, इमरान खान ने, मैं आपकी बात कर रहा हूँ जुबैर भी, सॉरी टू से, इमरान खान साहब से पहले तो मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था जलसों में, जनरल बाजवा साहब का नाम लेके, जनरल फैज़ का नाम लेके। बल्कि इन्होंने मरियम साहब ने कहा था कि जनाब कंट्रोवर्शियल जनरल्स हैं उनको नहीं होना चाहिए। शी वाज अगेन रिफरिंग टू जनरल फैज़। इमरान खान साहब तो अब कहना शुरू हुए हैं, 2-3 महीने हुए, महीना तो हुआ होगा। इससे पहले तो मरियम साहब और नवाज शरीफ साहब तो नाम लेते थे सर, ये जलसों में बड़ी बड़ी सख्त बातें कहते थे, हिसाब लेंगे, पूछेंगे, नहीं छोड़ेंगे। वो तो ये बातें तो उन्होंने शुरू की, नाम लेने तो इमरान खान साहब ने तो अभी, बल्कि इमरान खान साहब ने तो नाम ही नहीं लिया अभी तक किसी जनरल का। वैसे बात होती है, उन्होंने ऐसा नाम तो नहीं लिया, आप लोगों ने तो नाम लिए हुए हैं। उन्होंने नाम लिए बगैर इतना। देख ना, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। गुजरावाला की तकरीर आप उठा ले, मियां नवाज शरीफ की गुजरावाला की तकरीर आप उठाएं और वो सुनाएं और इमरान खान की सुनाते उसके मुकाबले। उसमें वो ये कह रहे थे कि जी आजकल जो भी हो रहा है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो गुर्बत है, चूंकि आपने इमरान खान की हुकूमत को लाने में मदद की है तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आप रिस्पॉन्सिबल हैं, और आप उनका टोन देख लें। जुबैर भी क्वेटा वाली तकरीर फिर सुने इनकी, नवाज शरीफ साहब की, वो बड़ी सख्त थी। अब क्वेटा वाली तकरीर किसी वक्त दोबारा सुने मियाँ साहब की, जो लंदन से की थी, कि गुजरांवाले वाली तो कुछ भी नहीं थी। वो क्वेटा वाली सुन के तो कानों से धुआं निकल गया उन्होंने चार्जशीट इशू की थी सर। अब तो आपका धुआं ज्यादा निकलता होगा ना, वो तो आप समझ, अब तो आपको ऐसे लगता होगा कि वो तो पत्री बहुत ही मासूम थे। अभी तो ये जो कहते हैं कि जी एक तो न्यूट्रल, फिर कहते हैं कि जी सरबराह अगर गीदड़ हो तो वो फौज हार जाती है, फिर मतलब चौकीदार, मतलब आप उस पे, और फिर सबसे बड़ी बात है मजाक उड़ाते। मुझे एक जगह स्टूडेंट्स को एड्रेस करने गए थे और उसमें अपने 2-4 बिठाए होंगे कि जी किसको मैसेज दिया था अमेरिका ने, तो वो 2-4 ने बोला न्यूट्रल। तो सबसे पूछा कि फिर आप बताएं भाई, तो उन्होंने न्यूट्रल बोला तो हंस रहे हैं उस पर।
तो कि जुबैर शुक्र साहब, आपने पहला टेस्ट नारे पास तो कर आप लिया। लोगों के जलसे में भी लगवाए गए हैं। अब ये तो देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं, बहुत ये मैं आपको बता दूं, मैं वेरी फिटनेस डिफिकल्ट थिंग टू डिसाइड कि किस तरफ ज्यादा हुआ और किस तरफ कम हुआ। बात ये कि एक ही तरह का एक्शन है और जाहिर है उसका जो डिस्प्ले मैं है वो आपको डिफरेंट डिफरेंस है। समझा देता। अच्छा, मैं डिफरेंस समझा देता हूँ। देखिए डिफरेंस क्या है। हम ये कह रहे थे कि फौज को, जो पाकिस्तान का एक आइन है, और फौज को उस आईनी रोल से आगे नहीं आना चाहिए। ये डिफरेंट बात कर रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं आइन है, उस आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। हालांकि आइन में न्यूट्रलिटी है, आइन में फौज के लिए न्यूट्रलिटी है कि जो भी पार्टी पावर में आएगी उसको फौज ने सपोर्ट करना है, जो उसका रोल है उस हवाले से। ये कह रहे नहीं, अगर मेरे खिलाफ तख्ता हो रहा था, मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, तो आपको रोकना चाहिए था। अच्छा जुबैर साहब, ये तो वही लफाजी है। मैं थोड़ा सा अगर आपको इस पे कहूँ, हमारा जो व्यूअर है ना वो बहुत समझदार है, वो माजी के रेफरेंसेस भी देखता है रोजाना। हमारे जो इतने अच्छे एनालिस्ट हैं वो उनको याद भी करा देते हैं, माजी भूलने भी नहीं देते, तो वो समझता है, चीजों को देखता है, उसका अपना भी एक नजरिया है। जिस तरह का रोल आप लोगों के अगेंस्ट प्ले किया गया, जो एस्टैब्लिशमेंट से आप लोगों को सपोर्ट चाहिए होती है, वही सपोर्ट वो भी मांग रहे हैं। कुछ 19-20 का ही फर्क होगा, तरीकेकार का ही फर्क होगा, ज्यादा नहीं है। मुलाकातें आप लोग भी जब ऑपोजिशन में बैठते हैं तो करते हैं, आप लोगों को भी उनको देखे ना। हमने कभी ये नहीं कहा था, हमने ये हम जब कहते थे आइन की बालादस्ती, सिविलियन सुप्रीमेसी, हम ये बातें करते थे ना, हम अपने अल्फाज से भी ये कहते थे कि जी फौज का एक आईनी रोल है और उस आईनी रोल को उनको अदा करना चाहिए। विच मीन्स कि अगर वो इमरान खान की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे, जो इमरान खान ने खुद कहा कि पार्लियामेंट में हमें वोट चाहिए होते थे तो हम एजेंसी से मांगते थे, कहा ये नहीं कहा ये क्या रोल है फौज का? वो कह रही ये वाला रोल होना चाहिए अगर मेरी हुकूमत हो, और अगर मेरी हुकूमत नहीं है तो फिर वो वोट दूसरी तरफ दिलवाए। वो ये कह रहे हैं, इज द वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। मतलब हिंदुस्तान हो, बरतानिया हो, कहीं भी हो, वो वही बात करेंगे जो हम कह रहे हैं, जो भी उधर जमहूरी कुव्वतें हैं कि जी आईनी रोल होना चाहिए फौज का। ये कह रहे नहीं वोट मुझे, जब मैं हुकूमत में हूं और मुझे वोट की जरूरत है तो पार्लियामेंट में मुझे वोट मिल पाए, और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है तो उसको रोके। ये तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज है। लास्टली ये परसों स्टोरी आई है वहाँ से यूएसए से कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा जनाब कि मैं नवंबर में एक्सटेंशन नहीं लूँगा, रिटायर होकर चला जाऊँगा। तो आपके लिए ये सही ऑफ रिलीफ आया है या वाकई चाहते थे कंटिन्यू करें? हाउ वुड यू व्यू दैट? और इस पे आपकी पार्टी के अंदर क्या वो है, मतलब सही ऑफ रिलीफ है कि ठीक है नया चीफ आएगा तो चीज़ें शायद ठीक हो जाएंगी? मेरा ख्याल है साई ऑफ रिलीफ तो डेफिनेटली है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कहा है कि ये अबहम दूर हो गया, लेकिन वो मेरी नज़र में अबहम था भी नहीं। 14 अप्रैल इस साल ISPR चीफ ने एक बड़ा वाजे स्टेटमेंट इशू की थी कि आर्मी चीफ नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। ना ही वो खुद ख्वाहिश है उनको लेने की एक्सटेंशन, ना ही वो एक्सेप्ट करेंगे अगर उनको ऑफर की जाएगी। उसके बाद से ये जाहिर है PTI वालों ने वो तमाशा में चाया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, तो उसको अगर आप उस तराजुर में देखेंगे वो दोबारा उनको रिटरेट करना पड़ा। बट हमारे यहाँ तो कभी डाउट था ही नहीं। अच्छा जुबैर भाई, बिल्कुल लास्टली कि मियाँ साहब हमेशा कहते होते हैं, मैं भी एक दो दफ़ा उनके मुंह से सुनी है, लंदन में भी सुनी है, एक दफ़ा चाइना में भी सुनी, क्या वो कहते हैं जनाब कि हम जो है ना बिल्कुल सीनियर जो हैं, मोस्ट सीनियर जो हैं उनको लगाएंगे। लेकिन हमने दोनों तीनों दफ़ा देखा है वो कहते तो मोस्ट सीनियर के हैं चीफ लगाएंगे, जाके लेकिन लगाते चौथे नंबर से हैं। आपकी दफ़ा क्या होगा? वही काम होगा जो माजी में 2-3 दफ़ा उन्होंने 2013 में भी किया, 16 में भी किया, कि नीचे से ऊपर लेकर आए वो? अदरवाइज जबान लिप सर्विस तो कहते हैं कि मोस्ट सीनियर को लगाएंगे, लेकिन वो लगाते तो नीचे से ऊपर लेकर आते हैं। अब क्या होगा सर इस दफा? अब मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं अब क्या होगा। लास्ट टाइम तो आप सर, लास्ट टाइम तो क्रेडिट आपके हिस्से में भी जाता था कि आपने भी रोल प्ले किया था 2016 में नए चीफ की तकरीर में। हमने कोई खिलाफ वर्जी तो नहीं की थी, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री से जब नाम आते हैं तो 4 या 5 जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनके नाम आते हैं। इसका मतलब ये होता है, और 2 अपॉइंटमेंट्स करनी होती है, एक चेयरमैन जॉइंट चीफ और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सो 4 में से 2 की प्रमोशन का फैसला होना होता है, एक को चीफ बनाना है, दूसरे को चेयरमैन जॉइंट चीफ बनाना। तो मेरा भी एक तो मैं आपको वो सीनियर मोस्ट का बता दूं, ये जजेस की तरह नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरा जहां तक ख्याल है, और हमेशा ऐसी होता है कि जो 4 पोजीशन ऑप्शंस होते हैं 3 स्टार के, वो तकरीबन या तो एक ही टर्म के ग्रेजुएट्स होते हैं
या एक आध टर्म आगे पीछे होते हैं। मतलब वो जो सीनियर और जूनियर आप कह रहे हैं ना, मिसाल के तौर पर जब पीएम में से ग्रेजुएट होता है, जो समझे कि मुशर्रफ साहब 11 नंबर पर ग्रेजुएट हुए थे और कोई हुआ था 16 नंबर पर, तो मुशर्रफ साहब सीनियर उस लिहाज से कि पीएम में वो 11वें नंबर पर थे। ये नहीं है कि वो एक और भी मियाँ साहब का एक रहा है, स्टाइल रहा है कि वो हमेशा से, ये मतलब कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है, ये तो कंफर्म भी हो चुकी है कि वो जब भी उन्होंने चीफ लगाना होता है तो खुफिया मुलाकातें भी करते होते हैं, वो अश्योरेंसेस भी करते हैं, वो प्लेन कपड़ों में मंगवा के उनके साथ गुफ्तगू भी होती है, उनके रेफरेंसेज, उनकी गारंटीज, उनके सारा कुछ करते हैं। उसके बाद जाके वो बंदा लगाते हैं। ये अलहदा बात है कि कुछ अर्से बाद फिर लड़ाई भी हो रही होती है उन्हीं से ही। अब की दफ़ा ये खुफिया मुलाकातें होंगी, कोई आपका ख्याल है एश्योरेंसेज ली जाएंगी, लॉबिंग, दोस्तियाँ, तल्लुकात इस तरह का देखा जाएगा, या आपका ख्याल है कि नहीं बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे? एक तो जो आप कह रहे हैं कि वो करते थे, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जिसका पता। 2016 मैं अथॉरिटी कह रहा हूँ सर, मुझे कोई थोड़ी सी कंफर्मेशन है। बहरहाल सर जी 2016 का तो मुझे नहीं बिल्कुल, मैं आई कैन से जाहिर है उससे पहले था नहीं हुकूमत में कभी। एंड दिस टाइम ऑल्सो शहबाज शरीफ साहब जो लगाएंगे, आई एम 100% श्योर कोई मुलाकातें करके नहीं लगाएंगे, लेकिन मशवरा तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी से करेंगे, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर से करेंगे, किसी और से करेंगे। जी नहीं, आसिफ जरदारी साहब से भी करेंगे, पीडीएम की पार्टी से भी करेंगे, जो अलाइज हैं आपके मेन अलाइज हैं, जरदारी साहब बड़े अलाइज हैं, मौलाना हैं, उनसे भी कंसल्टेशन होगी, या सिर्फ शरीफ फैमिली लंदन में बैठ के खुद कंसल्ट करेगी, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि ये खुद बैठ के इस तरह फैसला करके आपस में फैमिली में कर लेंगे? ये मुझे नहीं पता कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। ये जाहिर है उनकी स्वाबीत है प्राइम मिनिस्टर की कि वो कॉन्फिडेंस में लेना चाहें अपनी इत्तेहादियों को, और शायद लेंगे भी, लेकिन आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। और यहाँ पे वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ अहम मौज़ूआत हैं जिनकी कोशिश करेंगे, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, ब्रेक से पहले मोहम्मद जुबैर साहब ने बड़ी तफसील से बात की। अच्छा, आज शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की है और उन्होंने कहा कि जी तारीख का जो सबसे बड़ा डाका है वो 190 मिलियन पाउंड का मारा गया, और इस पर नैब भी हरकत में आ गया, तहकीकात जो हैं उसका भी आगाज़ हो गया है, शेख रशीद साहब को भी नोटिस गया। तो मोहम्मद जुबैर साहब जब ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ केसेस बनाए गए, हमें बहुत ज़्यादा कॉर्नर किया गया, तो ये जब हरकतें होती हैं, ये लगता नहीं है कि ये जिसके पास पावर है वो यही कुछ कर रहा होता है? मुझे ना उनका अर्श शेर कौस जी की बात याद आ रही, डान के बड़े वो कॉलम निगार थे। तो उस वक्त जब यहाँ पे नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं उनकी दूसरी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ 97 ऑनवर्ड, तो उस वक्त जरदारी साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहब पे बड़े केसेस बनाए गए थे। उन्हीं दिनों में वो कॉल्स भी आई थी, आपको याद हो, जो उन्होंने वो उस वक्त के जज साहबान को लाहौर में की थी कि इनको सजाएं दें। तो उस पर लोगों का यही कहना था जी ना, आपके अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, ये इंतकाम हो रहा है, विक्टिमाइजेशन हो रही है, जैसे हर दफ़ा होता है। उस पर उन्होंने बड़ा खूबसूरत कमेंट किया था, उसके बाद मैं एग्री कर गया था। उसके बाद उन्होंने कहा था जनाब कि नवाज शरीफ साहब को जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो का इनका वन साइडेड एहतसाब करने दें, कोई और आएगा वो नवाज शरीफ साहब का कर लेगा इसी तरीके का जैसे ये उनके कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस तरह ही हो सकता है, अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पे ये किसी का इंसाफ, जस्टिस जो है ना, हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं। वही कुछ हुआ, जनरल मुशर्रफ है, उन्होंने नैब बना के नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी फैमिली का किया। सो इमरान खान साहब ने भी हमने देखा कि वो जब है उन्होंने बहुत सारे एक्शन स्टेप्स लिए। ये जो केस है ये वाला स्पेशल, तो आपको याद होगा, तो ये स्टोरी हमने ब्रेक की हुई है, शायद मेरा ख्याल है यहाँ पे GTV से आने से पहले पब्लिक TV पे जब मैं था, ये स्टोरी उस वक्त ब्रेक की थी या यहाँ पे की थी, मुझे याद नहीं, हम क्लिप ढूंढ लेंगे। उस वक्त मैंने कैबिनेट से स्टोरी बताई थी कि ये काम आज कैबिनेट में हुआ है, और बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उन्होंने इसको आखिर पे रखा था, एजेंडे में भी शामिल नहीं था। उसी वक्त शहजाद अकबर साहब ने उन्होंने आके ब्रीफिंग दी, और वो कागज़ जो थे वही जो उन्होंने कहा कि उनकी जो डील हुई थी वहाँ पे हुई थी डिस्कस। हाँ, मेरा ख्याल शायद यहीं पे हुई होगी, यही स्टोरी हमने ब्रेक की थी। तो उस वक्त उन्होंने जनाब इनको कहा कि ये जनाब कि हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, ब्रीफिंग दी गई थी, कागज़ नहीं शेयर किए गए थे, और उसकी अप्रूवल ले ली गई थी कि ये जो पेपर हैं, कागज़ हैं, जो मलिक रियाज साहब के साथ हमारे यानी उनका था नेशनल, उनकी क्राइम एजेंसी थी UK की, उसके तहत इस डील को खुफिया रखा जाएगा, और खुफिया करके उन्होंने उसको सील कर दिया था। और ये स्टोरी हमने दी हुई है कि ये सारी चीज़ें ब्रेक की हुई है। ये हमारा मतलब GTV का एजाज़ बनता है हमारे प्रोग्राम का। खैर, उसके बाद अभी जब इन्होंने दोबारा खोली, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये किसी दिन खान साहब के लिए मसला बनेगी। स्टोरी बहुत बड़ी स्टोरी थी कि 190वें
मिलियन डॉलर ये पाउंड आ रहे हैं, उनको वहाँ पे आप लाए हैं, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में एडजस्ट कर दिया है, आपने अपनी मनी कंसीडर करने के बजाय तो आपने प्रॉपर्टी टैकून जो थे उनको बहुत बड़ी सपोर्ट दी, फेवर किया, ये ऑब्वियस था। खैर उन्होंने उसको सेल किया कि नहीं जनाब कि हमारा मुआहदा था, बुला बुला था। अब जब ये नई हुकूमत आई है, इन्होंने फिर उस पेपर को खोला है कि वो खोलें तो सही कि इसमें क्या है, कि क्या डील हुई है, क्या सिग्नेचर है, किस साइड से, पाकिस्तान से किसने साइन किए हैं डील पे, वहाँ ब्रिटेन से किसने किए हैं। जनाब पता ही चला है वो सिंपली वो कंप्यूटर के पेपर थे। ये बड़ी अथॉरिटी पे बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे किसी के सिग्नेचर भी नहीं थे, ना यूके के किसी ऑफिशियल के सिग्नेचर थे उस डील पे, अंडरस्टैंडिंग पे कि 190 मिलियन पाउंड आ रहा है ना, जो ये आप वहाँ सुप्रीम कोर्ट के उसमें बैरिया टाउन के अकाउंट में जमा करवाएंगे, जो उन पे पेनल्टी पड़ी थी 480 अरब की, ना इस पर किसी पाकिस्तानी के साइन थे, ये खाली था, इट वॉज टोटल एम्प्टी। सो उनके पास जो मेरे लिए थोड़ी सी हैरान कुन बात है, मलिक रियाज साहब जो हैं वो तो अंदाता हैं, वो तो किसी को, वो तो सबको खुश रखते हैं, वो तो उनसे इमरान खान साहब को भी जहाज़ चाहिए हो, इमरान खान साहब को भी कोई अपने जलसे जुलूसों के लिए कोई फंडिंग चाहिए, हॉस्पिटल के इनको भी देते हैं। वो नवाज शरीफ साहब के भी ख़ानदान के मैंने पहले बता चुका हूँ, उनके फ्लैट्स जो थे लंदन वाले एवन फील्ड्स वाले, उन्होंने मलिक रियाज साहब को कहा था कि आप बेचें ताकि ओनरशिप हमारे पे ना रहे। ऐसे उन्होंने जरदारी साहब को, आपको पता है, उन्होंने जरदारी हाउस इतना बड़ा महल बना के दिया लाहौर में। सो वो तो बेचारे सबका करते हैं, वो तो अंदाता हैं, वो तो मीडिया का भी करते हैं, वो सिविल मिलिट्री पे करते हैं। मेरे लिए जो हैरान कुन बात थी कि शरीफ फैमिली तो खुद बेनिफिशियरी है बहुत सारी चीज़ों की मलिक रियाज साहब से, तो ये कैसे इनिशिएट कर सकते। स्पेशली जरदारी साहब और मलिक रियाज साहब का बड़ा गहरा तल्लुक है, वो हुकूमत में बैठा हुआ है। मुझे लगता है उन्हें यकीनन तौर पर मलिक रियाज साहब को कॉन्फिडेंस में लिया होगा, नहीं लिया होगा तो आपको पता है बिजनेसमैन है कि कोई ना कोई हम इनसे कोई मजीद फ़ायदा लेंगे, मजीद बार गेन करेंगे। कि 190 मिलियन वाला जो ये स्कैंडल है, ये इसलिए बड़ा बन गया है, अगर बुशरा बेगम साहिबा का ये बात स्टोरी ना, कासिम अब्बासी साहब ने, नौजवान बच्चा है, उसने स्टोरी फाइल की थी, ब्रेक की थी न्यूज़ में, कि 450 कनाल जो उन्होंने कादिर यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट बनाया था, जिसके ट्रस्टी में पहले बाबर अवान और उसके बाद ना जुल्फी बुखारी थे और इमरान खान, और उसमें वो थी मेरे ख्याल फराह साहिबा थी और उसमें बुशरा साहिबा थी, उनको हटा के फिर इसके बाद बुशरा साहब और इमरान खान साहब खुद बन गए। उन्होंने जो इनको 450 कनाल ज़मीन लेकर दी, करोड़ों रुपए की, 32 करोड़ रुपए की सम्मति की थी। फिर उन्होंने इसके कहा जी मैं आपको यूनिवर्सिटी सारी मैं बना के दूंगा, फिर कहा जी इसकी तनख्वाहें जो कुछ होगा मैं दूंगा। अब इस दुनिया में फ्री लंचेस नहीं होते, मलिक रियाज साहब किसी को मुफ्त वो खिलाने वाले नहीं है, बंदे के आए जी का मुफ्त में लें। सो उसको उन्होंने लिंक किया है, इन्होंने यहाँ पे हुकूमत ने, कि इमरान खान साहब ने, शहजाद अकबर साहब ने, कंपनी ने ये जो 190 मिलियन पाउंड के उन्होंने उनके एडजस्ट करवाए थे, उन मलिक रियाज साहब को जो इतनी बड़ी उन्होंने 50-55 अरब रुपए की फेवर की थी, उसके बदले में इन्होंने जो उनका मतलब हुकूमत का कहना है, उन्होंने वहाँ पे उनसे ये मुफ्त में ज़मीनें ली हैं, डोनेशन लिए हैं, पैसे लिए हैं, सारी चीज़ें ली। इनको ये लगता है कि इमरान खान साहब ने हमारे खिलाफ नैरेटिव बनाया था करप्शन का, करप्ट ये जो जरदारी हैं, शरीफ्स हैं, वो कहते हैं महज मलिक रियाज साहब के मुंह को देख कर कि उनकी बदनामी होगी या उनको नुकसान होगा, हम ये इतनी बड़ी स्टोरी, इतना बड़ा स्कैंडल जो है ना, हम नहीं जाने देंगे। लिहाजा उन्होंने क्यों कि इसमें बुशरा साहबा इसमें मुलविस हैं, इसमें इमरान खान साहब का खुद आ रहा है, फिर पूरी कैबिनेट ने उस वक्त अप्रूवल दी थी, हालांकि हाफ कैबिनेट को पता नहीं है। सो उनको ये लगता है कि ये वो केस है जिसमें इमरान खान साहब को हम प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं, इनकी कैबिनेट को भी, और उनको ये लगता है कि ये बड़ा केस है, बड़ा केस है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।